नहीं, 2024 के अंदर जैसे कर्नाटक में रोड के ऊपर ईवीएम मशीन तोड़ी गई, हम तो ये कहते हैं कि घोटाला नहीं, ये लोग मशीनों को चेंज कर देते हैं। बहुत सारे मंत्री थे, तो ये जितने भी मुद्दे हैं सभी का समाधान वहीं 2 जगह से हो सकता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और नहीं, इनका पेस्टिसाइड का भाव बढ़ा देते हैं और यूरिया का भाव बढ़ा देते हैं, लेकिन उनका जो फसल का भाव है वो नहीं बढ़ाते उसकी। तो ये जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं कि आप जो है ना, इस देश के मूल निवासी जो लोग हैं वो आज भी गुलाम हैं, क्योंकि आपका कोई भी राइट आपको अभी तक नहीं मिला है। देश भर के अंदर क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ के बैनर पर मनाई जा रही है, जो कि एक समानता का प्रतीक है और सभी लोगों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए पूरे देश भर के अंदर ये और बामसेफ के साथ मिलकर क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ ये कार्यक्रम कर रहा है। आज एक बड़ा मुद्दा है हरियाणा के अंदर सुधराज क्रांति के लिए, और सुधराज क्रांति की जो दूसरी जो महारैली जो होने वाली है वह गुवाहाटी के अंदर रखा गया इस आसपास। इसके विषय में आज आप लोग ये घोषणा कर रहे हैं, और एक खास बात है कि जो आज महाराणा प्रताप की जयंती है उसके विषय में हम लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तो क्या कुछ विषय हैं सुधराज क्रांति दूसरी के जो कि भिवानी में होने वाली है 18 जून को, उसके बारे में बताइए सर। ये सुधराज क्रांति जो है इसका मेन उद्देश्य है, जो लोग काफ़ी वर्षों से गुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं और इस देश के मूल निवासी हैं, उन लोगों की गुलामियों की बेड़ियों को तोड़ने का मकसद है। और हम ये चाहते हैं कि मूल निवासी हैं वो 90% मूल निवासी लोग अपने हकों की लड़ाई जागरूक होके एक साथ जिस दिन भी आ जाएंगे उसी दिन सामाजिक परिवर्तन होगा, और ये सामाजिक परिवर्तन मूल निवासियों की बेड़ियों को तोड़ के उनका राज लाने का काम करेगा। सर, आपका जो पम्पलेट है इसके अंदर हर वर्ग के उद्देश्य जो हैं, जो मुद्दे जो हैं वह ऐड किए गए हैं। ओबीसी की जाति आधारित जनगणना 2021 के अंदर होनी थी और जनगणना का वर्ष था, उसको टाल दिया गया और अब तक भी उसका कोई भी नाम नहीं लिया जा रहा है। इसके ऊपर आपने काफ़ी बड़े बड़े कार्यक्रम किए, भारत बंद भी पिछला आपने किया था। ओबीसी की जाति आधारित जो जनगणना है उसके बारे में क्या ख्याल है? हरियाणा में जो प्रभाव है वो इलेक्शन में होने वाले हैं, आप डाल पाएंगे? सर, ओबीसी की जाति आधारित जनगणना ये लोग डर की वजह से नहीं करवा रहे भाई। इन लोगों को डर है भाई, जिस आदमी को अपनी ताकत का पता चल जाएगा, जिस भी मतलब ओबीसी जो एक बहुत बड़ा तबका है, इसकी जाति आधारित जनगणना यदि लोग करवा देते हैं तो उसको अपनी ताकत का पता चल जाएगा। और हर दूसरा आदमी आप देश के अंदर, भारत देश के अंदर हर दूसरा आदमी पिछड़ा वर्ग का है, 52% है। 1931 के अंदर अंग्रेजों के टाइम में जनगणना हुई थी, उसके बाद में जितनी भी ये मनुवादी जो ताकतें थी, जिन लोगों ने भारत के ऊपर राज किया है, वो आज तक इन्होंने मेरे ख्याल से 1931 के बाद से लेके आज तक एक बार भी ओबीसी की जनगणना इन लोगों ने नहीं करवाई है। ये चीज़ प्रूफ है भाई, इन लोगों को ये पता चल गया भी ये 52% 1931 में थे, अब तो कम से कम 60% तो होंगे। तो इसी डर की वजह से ये लोग ओबीसी की जनगणना करवाने से कतराते हैं। सर, ईवीएम का एक बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है और मेश्राम साहब ने इसकी घोषणा की है कि भारत मुक्ति मोर्चा के जो लोग हैं वह 2024 के अंदर करीब 15 लाख ईवीएम को तोड़ेंगे। ईवीएम का जो मुद्दा है वह कर्नाटक के अंदर टूटते हुए देखा गया था और बिल्कुल सड़क के ऊपर लोगों ने इसको तोड़ा था, बूथों के अंदर भी तोड़ा था। हरियाणा के अंदर क्या संदेश देना चाहिए? सर, आप ईवीएम का सभी को पता चल गया, 2013 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको घोषित किया भी इसके अंदर गड़बड़ हो सकती है। और आप सर, आप अभी ताज़ा उदाहरण आप गोरखपुर का देखोगे, योगी जी के गढ़ है वो, वहाँ पे ईवीएम के अंदर वोट तो पड़े 3,63,000 और उसके अंदर निकले 4,76,000। ये तो ताज़ा उदाहरण है, सभी के साथ अखबारों में भी आया है, वीडियो इन पे मोबाइलों पे भी चल रही है। लेकिन मीडिया जो है ऐसी चीज़ों को एक बार भी नहीं दिखाता। क्यों? मीडिया का काम है कि जो गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट जो चाहती है वही चीज़ दिखाना।
और यदि ये चीज़ सबके सामने मीडिया पूरा जो बड़े बड़े मीडिया वाले यदि उनको दिखा दें तो आम आदमी को ये पता चल जाएगा कि ईवीएम से घोटाला होके ही ये गवर्नमेंट बनी। तो ये तो आपके साथ ताज़ा उदाहरण है। और इसीलिए कर्नाटक के अंदर वामसेत के जितने भी कार्यकर्ता ऑल इंडिया के अंदर, आप हरियाणा नहीं, 2024 के अंदर जैसे कर्नाटक में रोड के ऊपर ईवीएम मशीन तोड़ी गई, हम तो ये कहते हैं कि घोटाला नहीं, ये लोग मशीनों को चेंज कर देते हैं। क्यों? अपनी गाड़ियों के अंदर मशीन लेके आए तो वोट उन्होंने डाल ही रखे होंगे। तो इस चीज़ को मतलब जब तक लोकतंत्र की हत्या करके सरकार बनी है और जब तक इस चीज़ का कंट्रोल नहीं होगा, हम लोगों की मांग है ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से इलेक्शन होना चाहिए। सर, आरक्षण के मुद्दे के ऊपर आपके लगभग 4 मुद्दे इसके अंदर मैं देख रहा हूँ। वंचित अनुसूचित जातियों के संख्या में अनुपात में भागीदारी और पिछड़ी जातियों की संख्या के अनुपात में राजनीतिक आरक्षण, SC ST OBC का बैकलैग पूरा और OBC की संख्या के अनुपात में भागीदारी की एक बात है इसके अंदर सामने आ रही है। ये जो हमारी डिमांड है, ये 4 डिमांड है इनके अंदर। मैं इसमें एक ही सवाल का आपको जवाब दे देता हूँ। भाई हम इतना संघर्ष करेंगे, संघर्ष करके हमारे जो समाज है हमारा OBC ST OBC जो भी जितने माइनॉरिटी के लोग हैं, इनको हम ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करके राज ही अपना लेने का काम करेंगे। और ये राज हमारा होगा तो सारी चीज़ें हमारी होंगी। और जो लोग इन तीनों माइनॉरिटी SC और OBC से अलग जो बच गए, उनको हम आरक्षण देने का काम करेंगे। जब आरक्षण की बात हुई तो सत्येंद्र पासवान जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा। 12वां मुद्दा इसके अंदर बहुत बड़ा मुद्दा है और लगभग मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर ये जो एक्ट अगर बनता है, इम्प्लीमेंटेशन एक्ट अगर बन जाता है तो हर वर्ग, हर एक जातीय अनुपात के अंदर और जो हर धर्म संप्रदाय को अपना एक हिस्सा मिल सकता है। अगर ये रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन एक्ट अगर बन जाता है तो इस इम्प्लीमेंटेशन एक्ट के बारे में थोड़ा सा बताइए। भारत में जो भी समस्याएं निर्माण की गई है उसका 2 ही कारण है। पहला कारण ईवीएम है और दूसरा कारण है कि भारत के अंदर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC की अगर जाति आधारित जनगणना हो जाती है तो भारत के अंदर जो भी समस्याएं हैं वो सबका एक साथ समाधान हो सकता है। मगर यहाँ के जो शासक वर्ग है वो किसी भी समस्याओं को समाधान नहीं करने के चक्कर में ईवीएम मशीन को बंद नहीं कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मान रही है और जाति आधारित जनगणना का जो मामला है ये तो 1 सितंबर 2011 को ही दिल्ली के जंतर मंतर पर हम लोगों ने रैली किया था और इसके पहले राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के द्वारा सहमति भी हो गई थी कि जाति आधारित जनगणना ऑल इंडिया में किया जाए, मगर नहीं हुई। इसके वजह से हम लोगों को दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ा कार्यक्रम करके और जनता को संदेश देने का करीब लाखों लोग आए थे और उस कार्यक्रम में 40-50 को तो केवल केंद्र के मंत्री आए हुए थे, जिसमें रामविलास पासवान थे, HD देवगौड़ा थे और भी अन्य प्रकार के बहुत सारे मंत्री थे। तो ये जितने भी मुद्दे हैं सभी का समाधान वही 2 जगह से हो सकता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। सर, इसमें रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन एक्ट क्या काम करेगा? अगर जाति आधारित जनगणना हो जाती है, भागीदारी मिल जाती है तो उसके बाद उसके ऊपर रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन एक्ट को हम लोग कैसे? रिजर्वेशन का जो मामला है ना उसके लिए वही है जैसे उसको लागू करवाने के लिए कानून बनाया जाए, उसका जो वगैरह लागू होंगे। हाँ, तो इसलिए उसमें ऐड किया गया है उस मुद्दे में। सर, एक ही और बड़ा मुद्दा है आपके इस मामले के अंदर और इसके अंदर SC ST OBC पिछड़ा ही नहीं, लगभग हर वर्ग है और पूरा भारत इसकी मार झेल रहा है। पुरानी पेंशन जो स्कीम है उसको बहाली को लेकर, पुरानी पेंशन जो स्कीम है उसका कैसे देखता सर? पुरानी पेंशन जो है वो क्या है कि 2004 के पहले भारत में क्या सिस्टम
संविधान के द्वारा जो लागू किया गया था उसमें क्या था कि आप जब रिटायर होंगे तो आपको पूरी की पूरी जब तक ज़िंदगी है तब तक पेंशन दिया जाएगा, और जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनकी पत्नी को भी दिया जाएगा। इस तरह से अभी नहीं है, सरकार ने कानून बनाकर बहुत सारे पेंशन को रोक दिया है। जो ये रोका गया है ये गलत रोका गया है या फिर सही रोका गया है? नहीं, गलत रोका गया है। अब 60 वर्ष तक 40 वर्ष तक आपके यहाँ नौकरी किया जाए या सरकार की नौकरी किया जाए और उसके बाद उसको पेंशन बंद कर दिया जाए तो वो तो हार्ट अटैक करके मर जाएगा ना। वो उनका उम्र ज़्यादा हो गया, वो क्या कर सकते हैं, किसी काम के लायक तो है नहीं। यूज एंड थ्रू जैसा देखते हैं। हाँ, इसलिए पेंशन, पुरानी पेंशन को हर हालत में लागू किया जाए, और आंदोलन भी हम लोग चला रहे हैं। छोटूराम विचार मंच से एक सवाल रहेगा हमारा, MSP का गारंटी कानून जो है वह पास करने का बड़े बड़े वादे इरादे होते रहते हैं, और भाजपा के अंदर भी ये एक बड़ा वादा हुआ था कि हम लोग इसको कर देंगे, लेकिन अभी भी जो ये मुद्दा जो है वह राष्ट्रीय संगठन के पम्पलेट के ऊपर है MSP का। तो क्या लगता है कि जो किसान जो जातियाँ हैं, चाहे वह यादव हो, चाहे वो जाट जातियाँ हो, चाहे वो किसी भी वर्ग की जो जातियाँ हो, चाहे वो राजपूत तक भी हों, वह कैसे देखते हैं इस मामले में? सबसे पहले तो ये मैं आपको किसान जाति के बारे में बताता हूँ। किसान जाति सभी की सभी जाट जातियाँ हैं। जैसे वो पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल, तो वो एक 1906 के अंदर जो वो हुआ था, तो ये जट है, जट खेती करने वाला है ना, सभी जट है ये। तो इसमें क्या है कि इन्होंने हमारे को भी जाति पाति में बांट दिया। दूसरी बात क्या है कि आप लोग पूछ रहे भाई MSP, ये MSP हमारे को नहीं देना चाहते क्योंकि किसान को खुशहाल नहीं देखना चाहते ये लोग, और नहीं इनका पेस्टिसाइड का भाव बढ़ा देते हैं और यूरिया का भाव बढ़ा देते हैं, लेकिन उनका जो फसल का भाव है वो नहीं बढ़ाते उसकी तुलना में। तो इससे क्या है कि किसान है, जो किसान के ऊपर कर्ज ज़्यादा हो गया है अब, तो ये लोग ये चाह रहे हैं भी किसान कर्ज के नीचे दबा रहे है और अपनी ज़मीन को बेच दे। ये जैसे पहले जो सिस्टम था, जो अंग्रेज़ों से पहले जो सिस्टम था, वही सिस्टम आप लागू करना चाह रहे हैं ये लोग। ये थोपा गया है सारा? हाँ, सारा का सारा थोपा गया है ये, और ये चाह रहे हैं भाई ये जो जितना जो 1995 के अंदर जो अंग्रेज़ों ने हमारे को संपत्ति रखने का अधिकार दिया था ना, उस संपत्ति रखने के अधिकार को ये हमारे से छीनना चाहते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा से का एक बड़ा रहा है कि जो हर वर्ग को उसकी सही जानकारी दी जाए, यह भारत मुक्ति मोर्चा का एक एजेंडा रहा है, और इसके अंदर पूर्ण फैक्ट के साथ में जो SC ST OBC को गुलाम बनाने की जो प्रक्रिया है वह आज देखने को मिल रही है। SC ST OBC कैसे अपने आप को गुलाम मान रहे हैं? आज भी बोला जा रहा है कि 15 अगस्त को तो देश आज़ाद हो गया था, तो संगठन की क्या भूमिका रहती है इसमें? जैसा कि आप जानते हैं कि ये देश को जो बोला जाता है कि कृषि प्रधान देश है, लेकिन ये जाति प्रधान देश है। यहाँ पे चतुर्वर्णीय वर्ण व्यवस्था है, जिसमें 3 कास्ट ऊपर हैं और जो चौथे पायदान पे है वो इस भारत देश का मूल निवासी वर्ग है। उसमें किसान भी आ गए, मजदूर भी आ गए, जो छोटे दुकानदार हैं वो भी आ गए, सब के सब आ गए। SC और OBC BC सब आ गए, इसमें माइनॉरिटी भी इसी में आ गए। तो ये जो ऊपर वाले लोग हैं, इनका जो खासकर ब्राह्मण जो लोग हैं, 3% जो लोग हैं, वो लोग किसी को भी राज में हिस्सा लेने देना नहीं चाहते हैं। ये अंग्रेज़ों के आने से पहले भी इन लोगों ने हज़ारों सालों तक हमारे लोगों को गुलाम बनाए रखा। 680 साल तक मुग़लों ने राज किया, तब इनको आज़ादी की बिल्कुल चिंता नहीं थी, बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन जैसे ही अंग्रेज़ों ने हमारे लोगों को हक अधिकार देने शुरू कर दिए, तो इन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़नी शुरू कर दी। हमारे लोगों को बेवकूफ़ बना के साथ मिलाया और आज़ादी की लड़ाई इन्होंने लड़ी। हालांकि देश आज़ाद होना चाहिए था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो हमारा जो 85% मूल निवासी जो समाज है, वो आज भी इन मनुवादी लोगों का गुलाम है। ना तो हमारा जुडिशरी में कोई हिस्सा है, ना ही हमारा राजनीति में कहीं पर कोई प्रतिनिधित्व है, ना ही हमारा मीडिया में कोई वो है। तो हम तो आज भी उसी तरह से उस व्यवस्था के गुलाम हैं और हम अपने लोगों को
ये समझाने का प्रयास हर गांव और शहर और नीचे से नीचे स्तर तक ये जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं कि आप जो है ना इस देश के मूल निवासी जो लोग हैं वो आज भी गुलाम हैं, क्योंकि आपका कोई भी राइट आपको अभी तक नहीं मिला है। सर क्रीमिलेयर का बड़ा मामला है, ओबीसी के सर है ये कमर की रीढ़ की हड्डी के अंदर दर्द करने वाला एक मामला है। क्रीमिलेयर को कैसे देखते हैं? क्रीमिलेयर जैसे ही मोदी सरकार आई थी तो 314 IAS जो हमारे समाज के लगे थे, इन्होंने क्रीमिलेयर लगाकर उनको वापस जेल स्टेशन अलाट हो गए थे जब तो लग ही चुके थे वो, इन्होंने यूँ कि यूँ वहीं पे वहीं रोक दिया। आप लगने भी कह सकते हो कि लगने थे, फाइनल डिसीजन से पहले उनको रोक दिया। तो क्रीमिलेयर तो रीढ़ की हड्डी तोड़ने के बराबर है ओबीसी की। ये ना SC वर्ग पर लगता है ना जनरल वर्ग पर लगता है, ये सिर्फ ओबीसी पर जो क्रीमिलेयर लगा रखा है ये इस तरह से लगा रखा है कि जिसके चने दांत है उसको चने नहीं, और जिसको दांत नहीं है उसको चने आगे दिखा रहे हैं कि लो खा लो, वो खा नहीं पाएंगे। तो हमारा जो क्रीमिलेयर का जो मुद्दा है ये तो ओबीसी के लिए प्राणघातक मुद्दा है। तो आप जैसे सारे के सारे मुद्दे हमने डिस्कस कर लिए हैं, उसके साथ में आप लोग यह कहना चाहते हैं कि जो 18 जून को जो आपकी जो स्वराज क्रांति होने वाली है भिवाड़ी के अंदर, उसके लिए एग्री हैं और पूरा का पूरा तरह से काम करेंगे सर संदेश जनता के लिए? बिल्कुल, 18 जून का जो प्रोग्राम भिवानी में है उसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं, और इससे आगे भी 1 जुलाई को हम मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करवाने के लिए पूरे हरियाणा भर में एक यात्रा निकाल रहे हैं, जो कि हर कस्बे में और हर शहर में जाएगी और लोगों को जागरूक करेगी। जो संगा सर इधर आ जाओ। आज जो है एक खास बात है कि अगर हम लोग देखते हैं जो क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ है उसके बैनर के ऊपर महाराणा प्रताप की जयंती पूरे भारत देश में मनाई जा रही है। आप लोगों ने भी ऐसा किया है, तो क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे ताकि जो क्षत्रिय जो है वो आपकी जो रैली है उसके अंदर भी आ सके? कि क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ के बैनर पर पूरे देश भर के अंदर जो क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ है उसके बैनर पर महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जा रही है। तो क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ के जो लोग हैं वो भी कहते हैं कि हमारा जो धर्म है वो क्षत्र धर्म है, हम लोग हिंदू नहीं है। क्योंकि हिंदू जो शब्द है वो पर्शियन भाषा का शब्द है जिसका मीनिंग होता है गुलाम। तो जो क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ के लोग वो भी कहते हैं कि हमें ब्राह्मणों के द्वारा ज़बरदस्ती से हिंदू बनाया जा रहा है, हम लोग हिंदू नहीं है, हमारा धर्म क्षत्र धर्म है। तो आज महाराणा प्रताप की जयंती पूरे देश भर के अंदर क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ के बैनर पर मनाई जा रही है, जो कि एक समानता का प्रतीक और सभी लोगों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए पूरे देश भर के अंदर ये और बामसेब के साथ मिलकर क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ ये कार्यक्रम कर रहा है। सर जो 18 जून की जो रैली है उसके लिए क्या संदेश देंगे? 18 जून की रैली जो पूरे हरियाणा भर के अंदर होनी है, 11 रैलियाँ 2-2 डिस्ट्रिक्टों को मिला करके। तो इन रैलियों की शुरुआत महम के चौबीसी चबूतरे से हुई थी और ये 11 डिस्ट्रिक्ट जो प्रथम रैली है वो भिवानी और चरखी दादरी जिले को मिलाकर 18 जून को की जा रही है। और ये इस देश के अंदर एक व्यवस्था परिवर्तन का काम करने की काम होगा, क्योंकि इन रैलियों के माध्यम से पूरे देश भर के अंदर SC, ST, OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज़ के लोगों को उनका इतिहास बताकर उनको जोड़ने का काम करने वाली है। क्योंकि हम इस समाज के लोगों को इतिहास बताकर जोड़ने का काम करेंगे और जोड़कर एक ताकत निर्माण करने का काम करेंगे और ताकत निर्माण करेंगे। जिन ब्राह्मणी व्यवस्था ने आज इस देश के SC, ST, OBC के लोगों को गुलाम बनाने का काम किया है, उन लोगों को अधिकार वंचित करने का काम किया है, तो ये ब्राह्मणों की गुलामी से आज़ादी हासिल करने का वाला कार्यक्रम है। जो 18 जून की जो रैली है उसके अंदर एक खास मुद्दा इसके अंदर जोड़ा गया है और वह है पिछड़े वर्ग की जनसंख्या का मामला है। चाहे वो जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी देने का मामला हो, चाहे वह जनगणना का मामला हो, चाहे उनका बैकग्राउंड का मामला हो। तो इस मामले के अंदर जो संगठन जो है वह लगातार कार्यक्रम कर रहा है, लेकिन सरकार के ऊपर कोई जो तक नहीं रह गई है। क्या इस विषय में कोई बड़ा भी कार्यक्रम हो सकता है कभी? देखिए, इस देश के अंदर शेड्यूल कास्ट के लोग अलग से आंदोलन कर रहे हैं अपनी भागीदारी को लेकर, शेड्यूल ट्राइब के लोग अलग से आंदोलन कर रहे हैं।
बैकवर्ड के लोग अपने हिस्सेदारी को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, इनके आज इस देश के अंदर हर वर्ग हर तबका अपने हक अधिकारों की मांग के लिए, अपनी भागीदारी के लिए आंदोलन कर रहा है। मगर ये वर्तमान की जो आरएसएस बीजेपी की सरकार है, उनके कानों पर जू तक रेंगने का काम नहीं हो रहा है। तो किसी की भी मांगों का अमल करने का काम नहीं हो रहा है, क्योंकि उनके पीछे सबसे बड़ी जो वजह है वो वोटिंग मशीन है। क्योंकि वर्तमान की जो सरकार है वोटिंग मशीन के माध्यम से सेटिंग करके चुनाव जीतने का काम कर रही है। इन लोगों को पता है कि जब तक वोटिंग मशीन है तब तक हमें कोई सत्ता से बेदखल करने वाला नहीं है, इसलिए किसी की भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है और ना ही किसी को संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी दी जा रही है। अब हिस्सेदारी तो तब देंगे जब जनगणना होगी। जब बैकवर्ड के लोग मांग कर रहे हैं कि उनकी जनगणना क्या है, उनकी संख्या क्या है देश के अंदर, वो संख्या बताई जाए, मगर वो नहीं बताने का काम कर रहे हैं। वो क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उन लोगों को मालूम है कि यदि बैकवर्ड के लोगों को संख्या का पता चलेगा तो वो लोग संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मांगेंगे, वो हिस्सेदारी ना मांगे, इसलिए उनकी जनसंख्या ही बताने का काम नहीं किया जा रहा। क्योंकि वो लोग जानते हैं कि जो 3.5% ब्राह्मण, 97% न्यायपालिका पर कब्जा किए बैठा है, 80% से ज़्यादा प्रशासनिक सेवाओं पर कब्जा किए बैठा है। यदि बैकवर्ड के लोगों की जाति आधारित जनगणना होगी तो संख्या का पता चलेगा, संख्या का पता चलेगा तो वो लोग संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मांगेंगे। वो हिस्सेदारी ना मांगे इसलिए उनकी जनगणना ही नहीं करवाई जा रही। क्योंकि अगर मांगेंगे और बताई गई तो किसके हिस्से का जाएगा? जो ब्राह्मण 97% न्यायपालिका पर कब्जा किए बैठा है उसको अपने हिस्से से देना पड़ेगा। जो ब्राह्मण 3.5% आबादी में 80% से ज़्यादा प्रशासनिक सेवाओं पर कब्जा किए बैठा है उसके हिस्से का जाएगा, इसलिए उसको वो हिस्सा ना देना पड़े जिस पर वो नाजायज कब्जा किए बैठा है। इसलिए बैकवर्ड की जनगणना करवाने का काम ये लोग नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद सर।